मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। हम आपके लिए आज लेकर आए हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला के साथ केंद्रीय बजट 2022-23। बजट बहुत ही महत्वपूर्ण है हम लोगों के परीक्षा के बेसिस से, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी का जो डिस्कशन है वह बजट पर कई मायने में निर्भर करता है। देश की पूरी वित्तीय व्यवस्था यहीं से निर्भर करती है। तो जैसा कि आपको मालूम है कि जो बजट शब्द है, यह बजट शब्द फ्रांसीसी भाषा का है और इस बजट शब्द का मतलब होता है चमड़े का थैला। तो आज यानी इस वर्ष जो है भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और इस अमृत महोत्सव में जो है हम लोग बजट को प्रस्तुत किया गया। जो वित्त मंत्री आपकी श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं, इन्होंने बजट को प्रस्तुत किया और ये बजट हम लोगों को 1 फरवरी 2022 को प्रस्तुत हो चुका है। इस बजट का जो सार है, समरी है, उसको लेकर के हम बातें करेंगे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, जहां से हम लोगों का सवाल बनते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये जो बजट है, यह बजट हमेशा आगामी वित्तीय वर्ष के लिए होता है। तो सबसे पहले इस बजट का आकार आप देखें कि वास्तव में हमारे बजट का आकार क्या है। तो आपको बता दूं कि जो बजट का आकार है वह है 31,94,263 करोड़ रुपए। ये कितना है मेरे भाई? ये है 31 लाख। कितना है? 31 लाख। ये जो आप बॉक्स देख रहे हैं ना, ये है आपके बजट का साइज, यही बजट का आकार है। 31,94,663 करोड़ रुपए, इतना जो है राजस्व अर्जित करेगी भारत सरकार और इतना ही व्यय करने का भी प्रावधान भारत सरकार करेगी। तो आइए देखते हैं कि बजट का सार क्या है, फिर उसके बाद हम इसके मुख्य विशेषताओं पर भी आपसे बात कर लेंगे। भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में 9.2% रहने का अनुमान है। तो वित्त मंत्री कह रहे हैं कि इस वर्ष जो 2022-23 का वित्तीय वर्ष है, उसमें जो भारत की विकास दर है वह 9.2% रहने का अनुमान है, जो दुनिया की समस्त बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सर्वाधिक है। देश की अर्थव्यवस्था महामारी के प्रतिकूल प्रभावों से उभर कर जिस तरह से समग्र रूप से बड़े तेजी से साथ रिकवर कर रही है, वह हमारे देश की दमदार मजबूती को दर्शाती है। यह बात केंद्रीय वित्त कॉर्पोरेट मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा। तो ये जो है बजट आपके सम्मुख आ चुका है। देखो, राजस्व प्राप्तियों की बात किया जाए तो इसमें 2 तरह की प्राप्तियां होती हैं, एक राजस्व और दूसरा पूंजीगत। उसी तरीके से व्यय भी जो है राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय इस तरह का होता है। हम लोग देखें तो जो 2020-21 का जो वास्तविक जो प्राप्तियां रही हैं वो है 16,33,920 करोड़ रुपए। फिर 2021-22 का जो बजट अनुमान रहा था वो था 17,88,424 राजस्व प्राप्तियों का, जबकि संशोधित अनुमान 2021-22 का कर लिया गया कि 20,78,936 करोड़ रुपए का। और बजट अनुमान 2022-23 का है कि हम लोगों को जो राजस्व प्राप्तियां होंगी वो होगी कितनी? वह होंगी आपकी 22,04,422 करोड़ रुपए। पूंजीगत प्राप्तियां अगर हम लोग देखें तो 2020-21 में जो पूंजीगत प्राप्तियां हुई वो 18,75,916 करोड़ रुपए, और जबकि 2021-22 में जो बजट अनुमान रहा वो था 16,94,812 करोड़ रुपए, और जबकि संशोधित अनुमान देखा जाए तो वो है 16,91,094 करोड़ रुपए, और जबकि बजट अनुमान 2022-23 का है कि 17,40,487 करोड़ रुपए प्राप्त होंगे। ठीक इसी प्रकार से बजट का जो व्यय है
राजस्व व्यय अगर देखा जाए तो 2020-21 का जो वास्तविक व्यय हुआ वो था 30,83,519 करोड़ रुपए। जो 2021-22 का बजट अनुमान था वह था 29,29,000 करोड़ रुपए, और जबकि संशोधित अनुमान है 31,67,289 करोड़ रुपए, और 2022-23 के लिए वह था 31,94,663 करोड़ रुपए। पूंजीगत अगर हम लोग व्यय की बात अगर करें तो इसमें अगर आप देखें तो अ, इसका जो पूंजीगत व्यय 2020-21 का है वह है 4,26,370 करोड़ रुपए, और जबकि 21-22 का है 5,54,236 करोड़ रुपए। संशोधित अनुमान है 6,02,711 करोड़ रुपए, जबकि 2022-23 के लिए अनुमान है 7,50,246 करोड़ रुपए। तो ये बजट की स्थिति है इस वित्तीय वर्ष। तो देखो, बजट कई वर्षों का विवरण भी होता है, जिसमें अगर हम आपसे बातें करें तो इसमें 3 वर्ष का विवरण होता है। कितने वर्ष का विवरण होता है? 3 वर्ष का होता है। जैसे आपने देखा कि इसमें जो डाटा आपको दिया गया 2021-22 का भी डाटा रहा, और इसमें जो है 2020-21 का भी डाटा है, और आगामी जो है बजट का डाटा है कि आगामी वित्त वर्ष में हमने क्या किया। तो ये इसमें सरकार जो है अ, कई चीज़ों को प्रदर्शित करती है कि वास्तव में स्थिति क्या है और हम क्या करने वाले हैं। तो आपको बता दूं कि 2022-23 के लिए अगर 31,94,263 करोड़ रुपए को, फिर इधर 7,50,246 करोड़ रुपए को, इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो कुल 39.45 लाख करोड़ रुपए का बजट आपका है इस वर्ष का। तो बहुत बड़ा आकार है इस वर्ष के वित्तीय बजट का भारत सरकार का, क्योंकि अब देखो कोरोना महामारी के दौरान जो है जितनी समस्याएं भारत सरकार के सम्मुख है, बहुत बड़ी-बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि एक तरफ जो है महंगाई को भी नियंत्रित करना है, और दूसरी तरफ जो है आपको इन नए इन्वेस्टमेंट भी करने हैं, वित्तीय देनदारियों को भी सुधारनी है। तो कई तरह के जो है चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इसको देखते हुए जो है भारत सरकार ने अपने बजट अनुमान, यानी जो बजट का आकार है, काफ़ी बड़ा आकार इस वर्ष प्रस्तुत किया गया है। तो अब तक का ये हमेशा जो है निवेश बढ़ाने का जो तरीका है कि बजट का आकार हमेशा जो है आने वाले वित्तीय वर्ष में बड़ा ही किया जाता है। कभी ऐसा नहीं रहा है कि आने वाले समय का बजट छोटा हो। तो हमेशा आगामी बजट पिछले बजट की तुलना में उसका आकार बड़ा ही होता है। तो इस बजट में सबसे बड़ी बात ये देखने की होगी कि वास्तव में जो राजकोषीय घाटा है, उस राजकोषीय घाटे की स्थिति क्या रखी गई है, क्योंकि यह देश की अर्थव्यवस्था की जो हालात हैं, वह राजकोषीय घाटे पे बहुत ज़्यादा निर्भर करते हैं कि स्थिति वास्तविक क्या है। हम जो ये निवेश करने जा रहे हैं, जो ये व्यय करने जा रहे हैं, वास्तव में हम ये रिसोर्सेस लाएंगे कहाँ से इनको प्राप्त करेंगे, इतना पैसा कहाँ से आएगा। ये सारी बातें हम लोग पर जो है फिजिकल जो राजकोषीय घाटा है, फिजिकल डेफिसिट है, उस पर निर्भर करता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, बजट में हम लोग देखते हैं कि आगे वित्त मंत्री क्या कर रहे हैं। तो वित्त मंत्री ने कहा कि भारत आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, और इसके साथ ही हमारे देश अब अमृत काल में प्रवेश कर गया है, जो भारत एडजेट्स 100 तक पहुंचने, यानी 100 वर्ष पहुंचने में 25 वर्षों की लंबावधि को दर्शाता है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में प्रधानमंत्री द्वारा उल्लेख किए गए विजन को साकार करने का लक्ष्य रखा है, जो कि मुख्य 4 लक्ष्य डिसाइड किए गए हैं, जिसमें बृहद अर्थव्यवस्था के स्तर के विकास पर फोकस करने के साथ साथ सूक्ष्म अर्थव्यवस्था के स्तर पर समावेशी कल्याण पर फोकस करना है, डिजिटल अर्थव्यवस्था एवं फिनटेक प्रौद्योगिकी
आधारित विकास, ऊर्जा संबंधी बदलाव, जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना और निजी निवेश से शुरू होने वाले लाभप्रद आर्थिक चक्र पर भरोसा करना और इसके साथ ही सार्वजनिक पूंजीगत निवेश पर बल निजी निवेश जुटाने में मदद करना। वित्त मंत्री कह रहे हैं कि वर्ष 2014 से ही सरकार देश के नागरिकों को, विशेषकर गरीबों को, हाशिए पर पड़े लोगों को सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित करती रही है। इसके साथ ही लोगों को आवास, बिजली, रसोई गैस मुहैया कराने तथा जल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अनेक कदम उठाए। यही नहीं, सरकार ने वित्तीय समावेश तथा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सुनिश्चित करने के लिए अनेक कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसके साथ ही सरकार ने समस्त अवसरों पर उपयोग करने में गरीबों की क्षमता बढ़ाने की अपनी ठोस प्रतिबद्धता व्यक्त की है। अब देखिए, आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को हासिल करने के लिए 14 क्षेत्रों में उत्पादन में जुड़ी प्रोत्साहन योजना को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है, जिसमें 60 लाख नए रोजगार सृजित करने की क्षमता है। अगले 5 वर्षों में 30 लाख करोड़ के अतिरिक्त उत्पादन की क्षमता है। ये जो है वित्त अनुमान है कि भारत सरकार ऐसा इन्वेस्ट करेगी और ऐसी स्थितियां बनेंगी, है ना। आइए जो है आगे देखते हैं कि वास्तविक स्थिति और क्या है। वित्त मंत्री ने क्या बताया कि आत्मनिर्भर भारत विजन को साकार करने के लिए 14 सेक्टरों में दिए जा रहे उत्पादकता आधारित प्रोत्साहन व्यापक अनुकूल प्रतिक्रिया हुई है। ये बात जो है, अब इसमें क्या क्या चीजें हैं। अमृतकाल के लिए ब्लूप्रिंट जो अत्याधुनिक समावेशी है और जिससे हमारे युवा, महिलाएं, किसान, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां सीधे तौर पर लाभान्वित होंगी। दूसरा पॉइंट इसमें ये कहा जा रहा है कि अत्याधुनिक अवसंरचना के लिए व्यापक सार्वजनिक निवेश के तैयार होना है और इसका मार्गदर्शन पीएम गतिशक्ति द्वारा किया जाएगा और बहुविध दृष्टिकोण से सामंजस्य लाभान्वित होगा। पीएम गतिशक्ति है, समावेशी विकास की बात की जा रही है और उत्पादकता बढ़ाने में निवेश, बढ़ते अवसर, ऊर्जा बदलाव, जलवायु कार्रवाई और निवेश वित्त पोषण। तो वित्त मंत्री ने पीएम गतिशक्ति के बारे में विस्तार से बताते हुए क्या बातें कही कि यह आर्थिक विकास, सतत विकास एक रूपांतरी दृष्टिकोण है। इस दृष्टिकोण को 7 इंजनों, सड़कों, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्गों, लॉजिस्टिक्स संबंधी अवसंरचना से तेज गति मिल रही है। सभी 7 इंजन आपस में मिलकर देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। तो जो पीएम गतिशक्ति है मेरे भाई, वह जो है यही चीजों पर काम करेगा। सड़क निर्माण पर, रेल पटरियों, नई रेलवे पर, हवाई अड्डों पर, ये है पीएम गतिशक्ति, यानी बंदरगाहों पर, जन परिवहन पर, जल मार्गों पर, लॉजिस्टिक्स, यानी अवसंरचनात्मक में खास तौर से इसमें जो है परिवहन पर विशेष जोर दिया गया है। तो जो आपका जानते हैं कि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट में खास तौर से जो विशेष जोर दिया है भारत सरकार ने, वह है परिवहन के विकास पर। तो परिवहन का डेवलपमेंट भारत सरकार इसके माध्यम से करना चाह रही है। तो जो पीएम शक्ति है उसका मुख्य लक्ष्य यही है, परिवहन के क्षेत्र में विकास करना। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 7 इंजन आपस में मिल करके काम करेंगे, वो तो ठीक है। और इसके तहत जो है इन इंजनों को ऊर्जा, पर्यावरण, आईटी, संचार, व्यापक जल, सीवरेज और सामाजिक अवसंरचना की पूरक भूमिका आवश्यक सहयोग मिला है। आखिर में दृष्टिकोण स्वच्छ ऊर्जा सबका प्रयास, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, निजी क्षेत्र के मिले जुले प्रयासों को गति मिल रही है। तो ये सब बातें जो है आपको मुख्य तौर पर यहाँ पर कही जा रही हैं। पीएम गतिशक्ति विश्व स्तरीय आधुनिक बुनियादी ढांचे के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान है, जिसमें 2022-23 के लिए 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को पूरा करने का लक्ष्य है। डाक एवं रेल नेटवर्क का एकीकरण करने का लक्ष्य है और शहरी परिवहन एवं रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मोडल कनेक्टिविटी बनाने का लक्ष्य। इसमें यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे। एक स्टेशन एक उत्पाद पर इस पर जोर दिया गया है। राष्ट्रीय रोपवेज विकास योजना शुरू की जाए और ओपन सोर्स मोबिलिटी स्टैक है। इसमें 400 नई पीढ़ी के वंदे भारत ट्रेन जो है इसमें चलेंगे और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए क्षमता निर्माण है। तो कुल मिला के ये जो है परिवहन पर ही विशेष जोर देता है। इस तरह से अगर हम लोग कहें कि 2022-23 में एक्सप्रेसवे के पीएम गतिशक्ति मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा ताकि लोगों को वस्तुओं की त्वरित आवाजाही संभव हो सके। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 25,000 करोड़
25,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। ये सारी बातें जो हैं इस पीएम गति शक्ति प्लान में है। इसके बाद कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, वैश्विक महामारी के बावजूद उल्लेखनीय वृद्धि इस क्षेत्र में दर्शाया जा रहा है, जिसमें 163 लाख किसानों को 2.37 लाख करोड़ रुपए के न्यूनतम समर्थन मूल्य का भुगतान इसमें शामिल किया गया है। फिर जो है हम लोग देखें तो जो आपकी स्थिति है, रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का टारगेट है। यहाँ पर रसायन मुक्त जो है प्राकृतिक खेती की बात की जा रही है। फिर इसके बाद जो है यदि हम लोग देखें तो ये जो स्थिति है, अगला है फसल कटाई के बाद मोटे अनाज से बने उत्पादों को वर्धन उत्पाद योग्य बनाना है आपको। फिर जो है इसमें खास तौर से किसानों की सहायता के लिए किसान ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। और फिर जो है इस पर जो विशेष तौर पे जोर दिया गया है, कृषि स्टार्टअप के वित्त पोषण के विशेष पूंजी के साथ फंड की स्थापना। तो ये सभी बातें इसमें शामिल हैं। फिर 2023 के अंतर्गत कदन्न वर्ष घोषित किए जाने का ध्यान में रखते हुए सरकार ने कटाई उपरांत मूल्यवर्धन के साथ साथ घरेलू खपत बढ़ाने, देश विदेश में बाजरा उत्पादों की ब्रांडिंग करने को पूर्ण रूप से सहयोग करने की घोषणा की है। तो ये जो है भारत सरकार का ये प्लान है कृषि के क्षेत्र को लेकर के, कि जो मोटे अनाज है उनकी जो है ब्रांडिंग की जाएगी। चलिए देखा जाएगा कि आने वाले समय में भारत सरकार जो है इस पर किस तरह से वर्क करती है। और हालांकि जो लक्ष्य दर्शाए जा रहे हैं ये बड़े बेहतरीन साबित होंगे यदि इस पर वर्क किए गए तो। फिलहाल उम्मीद तो यही होगी, सरकार से हम लोग भी उम्मीद यही करेंगे कि जो कहीं न कहीं इस पे वर्क किया जाए इस तरीके से, जिससे देश के आर्थिक विकास को। फिर श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि 44,605 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत वाली केन बेतवा संपर्क परियोजना को कार्यान्वित किया जाएगा। इसका उद्देश्य होगा किसानों को 9.08 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई सुविधाएं, 62 लाख लोगों को पेयजल आपूर्ति, 103 मेगावाट पनबिजली और 27 मेगावाट सौर ऊर्जा उपलब्ध कराना। इस परियोजना के लिए संशोधित बजट अनुमान 2021-22 में 4,300 करोड़ रुपए और 2022-23 में 1,400 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसके अलावा 5 नदी संपर्कों, जिसमें दमन गंगा आपका पिंजाल है, और पार तापी नर्मदा है, गोदावरी कृष्णा है, कृष्णा पेन्नार है, और पेन्नार कावेरी मसौदा डीपीआर को अंतिम रूप से दे दिया गया है इन सबको जोड़ने का। फिर वित्त मंत्री ने यह बात रेखांकित की है कि आपातकालीन ऋण लाइन गारंटी योजना के तहत कुल 130 लाख से भी अधिक एमएसएमई को अत्यंत आवश्यक अतिरिक्त ऋण मुहैया कराया गया है, जिससे उन्हें महामारी के प्रतिकूल प्रभावों को कम करने की मदद मिलेगी। हालांकि अगर भारत सरकार यह कह रही है बजट में, तो अगर ऐसा होता है तो कहीं न कहीं रोजगार का सृजन जो है व्यापक स्तर पर होगा, क्योंकि एमएसएमई के थ्रू ही जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग हैं, छोटे उद्योग हैं, इन्हीं उद्योगों के सहायता से ही हम लोग एक बेहतरीन स्थिति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रोजगार का सबसे ज़्यादा संख्या यहीं पर आपको देखने को मिलती है। फिर इसके बाद जो है हम लोग देखें तो आगे देख सकते हैं एमएसएमई की वृद्धि को गति, इसमें क्या क्या टारगेट किया गया है। उद्यम ई श्रम एनसीई का इंटरलिंक आतिथ्य सेवा संबंधी उपक्रमों को फोकस के साथ साथ ईसीजीएस का विस्तार है। 2 लाख करोड़ रुपए के अतिरिक्त उधारी और सीजीटीएमईसी में सुधार। आइए इसको विस्तार से देखते हैं। इस तरह से आवश्यक धनराशि मुहैया कराकर सूक्ष्म लघु उद्योगों को ऋण की गारंटी ट्रस्ट, देखिए ऋण की गारंटी सीजीटीएमएससी योजना में संशोधन किया जाएगा, इससे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त ऋण सुलभ होगा
और रोजगार अवसर बढ़ेंगे। उन्होंने बताया कि अगले 5 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ वर्धन एवं त्वरित एमएसएमई प्रदर्शन कार्यक्रम शुरू किया जाएगा। कौशल विकास गुणवत्ता शिक्षा विषय के बारे में विस्तार से बताते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि इन प्रयोगों के जरिए ड्रोन शक्ति को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ एक सेवा के रूप में ड्रोन के लिए स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जाएगा। सभी राज्यों में स्थित चुनिंदा आईटीआई में कौशल बढ़ाने के लिए आवश्यक पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे। तो इस ड्रोन से रिलेटेड जो है इससे पाठ्यक्रम भी शुरू होंगे आपके आईटीआई में। फिर उन्होंने कहा कि महामारी के कारण स्कूलों को बंद करने से विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के, अन्य पिछड़े वर्गों के बच्चों को लगभग 2 वर्षों से अधिक औपचारिक शिक्षा का नुकसान हुआ है और इनमें से अधिकतर बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। वित्त मंत्री ने बताया कि इसे ध्यान में रखते हुए पूरक शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ शिक्षा सुलभ कराने हेतु एक मजबूत व्यवस्था बनाने की पीएम ई विद्या के एक कक्षा एक टीवी चैनल कार्यक्रम का विस्तार 12 टीवी चैनलों से बढ़ा करके 200 टीवी चैनल पर दिया जाएगा। इससे सभी राज्य 1 से लेकर के कक्षा 12 तक के क्षेत्रीय भाषाओं में पूरक शिक्षा प्रदान करने में सक्षम हो जाएंगे। तो ये जो टीवी चैनलों पे अभी तक शिक्षा आपको दी जा रही है इस लॉकडाउन में, उसमें जो है ये वृद्धि दर्शाई जा रही है कि अब इसकी संख्या बढ़ा करके 200 टीवी चैनलों पर कर दिया जाएगा। देश भर के विद्यार्थियों को उनके द्वार पर व्यक्तिगत तौर पर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से विश्व स्तरीय गुणवत्तापूर्ण सर्वसुलभ शिक्षा देने के लिए एक डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। यह विभिन्न भारतीय भाषाओं आईसीटी फॉर्मेट्स में उपलब्ध कराया जाएगा। यह विश्वविद्यालय नेटवर्क आधारित हब स्कोप मॉडल पर बनाया जाएगा। इसमें हब भवन अत्याधुनिक आईसीटी विशेषता से मुक्त होंगे। देश के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक विश्वविद्यालय और संस्थान हब स्पोक के नेटवर्क के रूप में सहयोग करेंगे। शिक्षा पर जो है गुणवत्ता कौशल स्मार्ट इंडिया सार्वभौम शिक्षा के साथ डिजिटल विश्वविद्यालय पर भारत सरकार ने जोड़ दिया है। फिर उसके बाद डिजिटल शिक्षकों के जरिए गुणवत्ता वाली ई सामग्री है, ड्रोन और सर्विस और ड्रोन शक्ति की सुविधा उपलब्ध कराएंगे। देश स्टैक ई पोर्टल शुरुआत कौशल आजीविका के लिए डिजिटल परिवेश, 1+1 टीवी चैनल प्रोग्राम, 12 चैनलों से 200 चैनलों का विस्तार, गणित विज्ञान में 750 वर्चुअल लैब होंगे, उत्कृष्ट शैक्षणिक संस्थान 75 ई कौशल प्रयोग। तो ये इसका समरी आपने देख लिया। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के तहत नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म चालू किया जाएगा। इसमें चिकित्सा कर्मी एवं स्वास्थ्य सुविधाओं, अद्वितीय स्वास्थ्य पहचान, कंसेंट फ्रेमवर्क और सभी के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं की उपलब्धता को डिजिटल रूप से दर्ज किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि इस महामारी ने सभी आयु वर्ग के लोगों को मानसिक स्वास्थ्य की समस्या बढ़ा दी है। गुणवत्तापूर्वक मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं देखभाल सेवाओं तक बेहतर पहुंच स्थापित करने के लिए एक नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, क्या होगा भाई, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। इसमें कुल 23 उत्कृष्ट टेलीमेंटल हेल्थ सेंटर एक नेटवर्क होगा जिसमें NIMHANS एक नोडल सेंटर के रूप में काम करेगा और इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलुरु तकनीकी सहायता प्रदान करेगा। फिर स्वास्थ्य, इसका जो है समरी देखिए, स्वास्थ्य में राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य परिवेश तैयार करना, क्वालिटी काउंसलिंग के लिए नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम शुरू होगा, एकीकृत ढांचा मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनबाड़ी और पोषण 2.0 शुरू किया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी में अपग्रेड किया जाएगा। तो वित्त मंत्री ने कहा, घोषणा करते हुए कहा कि हर घर नल से जल के लिए 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए जा रहे हैं। इस समय 8.7 करोड़ परिवारों को शामिल किया गया है। इसमें
5.5 करोड़ परिवारों को पिछले 2 वर्षों में नल का पानी उपलब्ध करा दिया गया है। इसी प्रकार वर्ष 2022-23 में ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना के चिन्हित एवं पात्र लाभार्थियों के लिए 80 लाख मकान बनाए जाएंगे। इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। उत्तर पूर्व परिषद के माध्यम से उत्तर पूर्व प्रधानमंत्री विकास पहल नामक एक नई योजना चलाई जाएगी। इससे पीएम गति शक्ति की भावना के अनुरूप उत्तर पूर्व के जरूरतों के मुताबिक बुनियादी सुविधाओं, सामाजिक विकास की परियोजनाओं के लिए वित्त पोषण किया जा सकेगा। इसके लिए 1,500 करोड़ रुपए का प्रारंभिक आवंटन किया जा रहा है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में कमियों को भरपाई करते हुए युवाओं, महिलाओं के आजीविका से जुड़ी गतिविधियां चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल। पीएम गति शक्ति के अंतर्गत बुनियादी ढांचा एवं सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्त पोषण आरंभिक आवंटन 1,500 करोड़ रुपए होंगे। इसका उद्देश्य महिलाओं को आजीविका गतिविधियां तथा विभिन्न क्षेत्रों में अंतराल को पाटना। तो आइए इसका देखा जाए भाई, पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रधानमंत्री विकास पहल क्या है। 2022 में 100% 1.5 लाख डाकघरों में कोर बैंकिंग सिस्टम चालू हो जाएगा। इससे वित्त समावेशन संभव होगा। 11 नेट बैंकिंग होंगे, मोबाइल बैंकिंग, एटीएम के माध्यम से अपना खाता देखा जा सकेगा। डाकघर के खाते से बैंक के खाते के बीच धन का ऑनलाइन अंतरण भी हो सकेगा। इससे विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले किसानों और वरिष्ठ नागरिकों को इंटरऑपरेबिलिटी और वित्तीय समावेशन की सुविधा उपलब्ध होगी। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव मनाने के लिए सरकार ने अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा देश के 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिटों की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि उपभोक्ता अनुकूल तरीके से देश के सभी हिस्सों में डिजिटल बैंकिंग पहुंच कायम हो। नागरिकों के लिए उनकी विदेश यात्रा आसानी बढ़ाने से 2022-23 में एम्बेडेड चिप तथा भविष्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए ई पासपोर्ट जारी किए जाएंगे। उत्पादकता में सुधार में निवेश, इसमें सरकार क्या कर रही है भाई, देखा जाए। चिप लगे पासपोर्ट जारी होंगे। भवन निर्माण नियमों का आधुनिकीकरण, शहरी नियोजन कार्यान्वयन और ट्रांजिट केंद्रित विकास होगा। शहरी नियोजन में उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी। शहरी क्षेत्र में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के विकल्प के तौर पर बैटरी अदला बदली की नीति होगी। उत्पादकता में सुधार निवेश में आईटी ब्रिज के जरिए स्तरीय प्रणालियों का एकीकरण होगा। भू अभिलेख आईटी आधारित प्रबंधन के यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होंगे। कंपनियों को स्वैच्छिक तौर पर बंद करने की सुविधा के लिए पेस स्थापना होगी। सरकारी खरीद में सिक्योरिटी बांड का उपयोग एंड टू एंड ई बिल सिस्टम होगा। एवीसीजी बढ़ावा देने के लिए टास्क फोर्स होगी। 5G पीएलआई योजना होगा। ये सभी चीजें इसमें शामिल होंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि शहरी योजनाओं डिजाइन में भारत विशिष्ट ज्ञान विकसित करने के इन क्षेत्रों में प्रामाणिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 5 मौजूदा शैक्षिक संस्थानों को उत्कृष्टता केंद्रों के रूप में नामित किया जाएगा। इन केंद्रों में प्रत्येक वर्ष 250 करोड़ रुपए का इंडाउमेंट फंड प्रदान किया जाएगा। एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग, कॉमिक्स सेक्टर युवाओं को रोजगार के लिए बड़ी संभावना प्रदान करता है। एक एवीजीसी संवर्धन कार्यबल सभी हितधारकों के साथ इसे साकार करने तथा हमारे बाजारों वैश्विक मांग को पूरा करने के लिए घरेलू क्षमता निर्माण के लिए तौर तरीकों को सिफारिश करने के लिए स्थापित किया जाएगा। श्रीमती निर्मला सीतारमण ने कहा कि समान रूप से दूरसंचार और विशेष रूप से 5G प्रौद्योगिकी प्रगति रोजगार और अवसर प्रदान करने में समर्थ बना सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि अपेक्षित स्पेक्ट्रम नीलामियों की निजी दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा 2022-23 के भीतर 5G मोबाइल सेवाओं के आरंभ को आसान बनाने के लिए 2022 में निष्पादित किया जाएगा। डिजाइन आधारित विनिर्माण के लिए एक योजना उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के भाग को रूप में 5G के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम बनाने के लिए शुरू की जाएगी।
रक्षा के मोर्चे पर हमारी सरकार निर्यातों को कम करने और सशस्त्र बलों के लिए उपकरणों में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। पूंजीगत खरीद बजट के 2021-22 में 58% से बढ़ाकर के 2022-23 में इसे घरेलू उद्योग के लिए 68% तक धनराशि का प्रावधान किया गया है। रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान विकास कार्यों के रक्षा अनुसंधान विकास बजट 25% हिस्से को उद्योग, स्टार्टअप और जगत के लिए खोल दिया जाएगा। शिक्षा जगत के लिए उदीयमान अवसर के बारे में वित्त मंत्री ने कहा कि कृत्रिम मेधाविता, अभूस्थानिक प्रणालियों तथा ड्रोन, सेमीकंडक्टर, इसका इकोसिस्टम, अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था, जीनोमिक्स तथा फार्मास्यूटिकल, हरित ऊर्जा, स्वच्छ आवागमन प्रणालियों के बड़े पैमाने पर यथासंभव विकास में सहायता करने तथा देश के आधुनिक बनाने की व्यापक संभावना है। यह युवाओं के लिए रोजगार प्रदान करते हैं तथा भारतीय उद्योग जगत से अधिक प्रभावी और प्रतिस्पर्धा बनाते हैं। 2030 तक संस्थापित क्षमता के 280 GW के महत्वाकांक्षी लक्ष्य के लिए घरेलू उत्पादन की सुविधा प्रदान करने, सौर PV मॉड्यूलों के लिए पॉली सिलिकॉन से पूर्णतः समेकित उत्पादन इकाइयों के लिए प्राथमिकता के साथ उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन 19,500 करोड़ रुपए अतिरिक्त आवंटन किया जाएगा। कार्बन तटस्थ अर्थव्यवस्था की दिशा में संक्रमण, अर्थात भारत सरकार जो है कार्बन कटौती के लिए क्या क्या करेगी। उच्च प्रभावी मॉड्यूलों के निर्माण में जुड़े प्रोत्साहन को 19,500 करोड़ रुपए आवंटन, नए व्यवसायों और रोजगारों को उत्पादकता अवसर सृजित करने के लिए वृत्ताकार अर्थव्यवस्था का संक्रमण, थर्मल पावर संयंत्रों से 5 से 7% बायोमास पेलेट को चलाने का प्रस्ताव, 38 MMT कार्बन डाइऑक्साइड कमी का अनुमान, कोल गैसीकरण कोयले के रसायन में बदलने के लिए 4 प्रमुख परियोजनाएं भी लाई जाएंगी। वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सार्वजनिक निवेश को आगे बने रहने की जरूरत है और 2022-23 में निजी निवेश मांग को बढ़ाने भी जरूरी है। इसे ध्यान में रखते हुए एक बार फिर केंद्रीय बजट में पूंजीगत व्यय के लिए परिव्यय में तेजी से बढ़ोतरी की गई है। अभी यह चालू वर्ष में 5.54 लाख करोड़ रुपए, जिसमें 35.4% की बढ़ोतरी करके 2022-23 में 7.5 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। 19-20 के व्यय से 2.2 गुना से अधिक बढ़ा गया है। 2022-23 में जो व्यय है अनुमान 10.6 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा, जो कि GDP का 4.1% होगा। फिर 2022-23 के लिए जो है सरकार द्वारा ली जाने वाली सभी बाजार उधारियों के सिलसिले में सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी किए जाएंगे, जिसमें हरित अवसंरचनाओं के लिए संसाधन जुटाए जाएंगे। इससे प्राप्त धन को सार्वजनिक क्षेत्र की ऐसी परियोजनाओं को लगाया जाएगा जो अर्थव्यवस्था के कार्बन इंटेंसिटी को कम करने में सहायक होंगे। कार्बन की कटौती, सरकार ने ब्लॉकचेन और अन्य प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल में डिजिटल रुपए के प्रस्ताव करने का प्रस्ताव किया, जिसमें रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया गया। इसकी शुरुआत 2022-23 से होगी। केंद्रीय बैंक डिजिटल करेंसी, तो इस वर्ष की बजट में जो है डिजिटल करेंसी पर जोर दिया जा रहा है भारत सरकार द्वारा। रिजर्व बैंक ब्लॉकचेन और अन्य टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए डिजिटल रुपये लाएगा। इससे अधिक प्रभावी और सस्ती करेंसी प्रबंधन प्रणाली बनेगी। इससे डिजिटल अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। सहकारी संघवाद की सच्ची भावना को जाहिर करते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों को वित्तीय सहायता हेतु पूंजी निवेश योजना के परिव्यय को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ा करके चालू वर्ष में संशोधित अनुमान 15,000 करोड़ रुपए कर दिया है। इसके अलावा 2022-23 में के लिए अर्थव्यवस्था के सभी निवेशों को प्रेरित करने के उद्देश्य से राज्यों की मदद के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। 50 वर्षीय ब्याज मुक्त ऋण राज्यों के लिए दिए जाने वाले सामान्य कर्ज के अलावा है। इस प्रकार आवंटन का इस्तेमाल PM गति शक्ति से जुड़े निवेशों राज्यों के अन्य उत्पादक पूंजी निवेश में किया जाएगा। फिर वित्त मंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि 2022-23 में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार
जीएसडीपी के 4% तक के राजकोषीय घाटे की अनुमानित होगी और जिसमें 0.5% बिजली क्षेत्र में सुधार संबंधित होगी। फिर इसके अतिरिक्त जो है निवेश के लिए वित्त पोषण, राज्यों का ये जो है वित्त पोषण है, सकल राजकोषीय घाटे में कमी की जाएगी। 2021-22 में 20-21 4.6%, 22 में 3.7%। फिर जो है पूंजी निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए योजना परिव्यय में विस्तार, राज्यों में जीएसडीपी के 4% तक राजकोषीय घाटे की अनुमति तथा जिसमें 0.5% सुधार संबंधित होंगे। तो ये सभी बातें जो हैं इस बजट में शामिल किए गए हैं। घाटे की प्रवृत्तियां एक बार देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजस्व घाटा जो कि 2021-22 में 3.7% आपका ये राजस्व घाटा जो आपका देखिए प्राथमिक, सबसे पहले आप देखिए राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा जो वास्तविक रहा है 2020-21 में 9.2% रहा है। ये 9.2% रहा है वास्तविक 2020-21 में। 21-22 में बजट अनुमान था 6.8%, संशोधित अनुमान हो गया है 6.9%, और 2022-23 का अनुमान है 6.4%। फिर राजस्व घाटे की अगर हम लोग बात करें तो राजस्व घाटा 7.3% रहा है 2021-21 में। 2021-22 में यह 5.1% हो गया है और संशोधित अनुमान है 4.7%। फिर है आपका 2022-23 में 3.8%। फिर प्रभावी राजस्व घाटे की बात करें तो ये जो है 6.2% रहा है 2020-21 में, और 2021-22 में जो है बजट अनुमान है 4.1% और संशोधित अनुमान है 3.7%, और 2022-23 के लिए है 2.6%। प्राथमिक घाटे की स्थिति ये रही है कि ये जो है 2020-21 में 5.8% था और 2021-22 में बजट अनुमान था 4.1%, 3.1%। फिर जो है संशोधित अनुमान है 3.3% और आने वाले वित्तीय वर्ष में इसका 2.8% रहने के अनुमान है। तो ये घाटे की प्रवृत्तियां हैं भारत सरकार की। कर प्रस्ताव जो है कुछ आए हुए हैं भारत सरकार के, जिसमें पात्र स्टार्टअप्स को कर प्रोत्साहन उपलब्ध कराने के लिए निगमन की अवधि 1 वर्ष का विस्तार किया जाएगा। बार बार की जाने वाली मुकदमेबाजी को रोकने के लिए बेहतर प्रबंधन किया जाएगा। वर्चुअल परिसंपत्ति के हस्तांतरण होने वाले आय पर 30% का कराधान होगा, अर्थात जो आपका क्रिप्टो करेंसी है ना, बिटकॉइन है, इस पर 30% टैक्स लगेगा। कारोबारी खर्च के तौर पर बिना अनुमति वाली आय मुनाफे पर अधिभार या उपकर होगा। तो कर प्रस्ताव में कर संबंधी गलतियों को सुधारने के लिए दाताओं को रिटर्न अंत से 2 वर्ष के भीतर दाखिल किया जा सकेगा। राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीए खाते में नियोक्ता के योगदान पर कटौती की सीमा बढ़ाया गया है। दिव्यांगों को कर राहत दिया गया है। सहकारिताओं के वैकल्पिक न्यूनतम दर उपकर को कम किया जाएगा। फिर अप्रत्यक्ष कर प्रस्ताव, कृषि क्षेत्र के औजारों उपकरणों के निर्माण को छूट को युक्ति संगत बनाया गया है। स्टील स्क्रैप पर सीमा शुल्क छूट बढ़ाया गया है। ये तमाम जो है कार्रवाई भारत सरकार के की गई है। अब देखो केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली में अपने कर्मचारियों के वेतन में 14% योगदान करती है। तो ये तमाम चीजें हैं जो है बजट में। फिर इसके बाद हम लोग बजट की जो मुख्य विशेषताएं हैं उस पर डिस्कस करना चाहेंगे, बजट की मुख्य विशेषताओं को लेकर के। तो आइए भाई बजट की कुछ मुख्य बातें हैं उन पर भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जो कि बेहद महत्वपूर्ण भी हैं हम लोगों के लिए खास तौर से। अमृत काल के लक्ष्य क्या क्या हैं? तो ये 3 मुख्य लक्ष्य आपको दिखाए जा रहे हैं।
विकास एवं समग्र समावेशी कल्याण पर ध्यान का केंद्रण, प्रौद्योगिकी जनित विकास, ऊर्जा संक्रांति, जलवायु परिवर्तन कार्य को प्रोत्साहन, निजी निवेश से प्रारंभ होकर बहुतायत सार्वजनिक पूंजी निवेश तक चलने वाला सदचक्र। पीएम गति शक्ति, समावेशी विकास, उत्पादकता संवर्धन और निवेश, उदीयमान अवसर, ऊर्जा संक्रांति, जलवायु परिवर्तन कार्य, निवेश का वित्त पोषण। अर्थव्यवस्था की बहाली देश के प्रतिरोधक क्षमता की द्योतक है। भारतीय अर्थव्यवस्था सतत बहाली का प्रदर्शन करेगी। ये पीएम गति शक्ति क्या है भाई? तो इसमें आपने देखा कि सड़क, रेल, एयरपोर्ट, पोर्ट्स, बंदरगाह, सार्वजनिक परिवहन, जलमार्ग, लॉजिस्टिक संचालित होगा। राष्ट्रीय मास्टर प्लान, जिसका उद्देश्य विश्व स्तरीय आधुनिक अवसंरचना में लॉजिस्टिक सक्रिय है। एक्सप्रेस वेज के मास्टर प्लान तैयार करना है, जिसमें 25,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग तैयार किए जाएंगे। यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म, जिससे सभी मोड ऑपरेटरों में डाटा विनिमय हो सकेंगे। यात्रियों के निर्बाध यात्रा के ओपन सोर्स मोबाइलिटी ट्रैक शुरू किए जाएंगे। PPP के तहत 4 मल्टी मोडल लॉजिस्टिक पार्क की स्थापना की जाएगी। एकीकृत पोस्टल रेलवे नेटवर्क, जिससे पोस्टल प्रेषण सुविधाएं हो। 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट का जोर दिया जाएगा। कवच का क्षेत्र विस्तार किया जाएगा। नई जनरेशन को 400 वंदे भारत ट्रेन उपलब्ध कराए जाएंगे। सार्वजनिक शहरी परिवहन और रेलवे स्टेशनों के बीच मल्टी मोडल संपर्क होंगे। परंपरागत सड़कों के दीर्घकालिक विकल्प के रूप में नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्लान होगा। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं की क्षमता का निर्माण। कृषि एवं खाद्य प्रसंस्करण, गंगा नदी से सटे कृषक भूमि से प्रारंभ होने वाले रसायन मुक्त प्राकृतिक कृषि को प्रोत्साहन दिया जाएगा। कदन उत्पादों के फसलोपरांत मूल्य संवर्धन, उपभोग और ब्रांडिंग को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जो मोटे अनाज है। PPP मोड में किसानों को डिजिटल हाईटेक सेवाओं को उपलब्ध करा। कदन मतलब है मोटे अनाज, बाजरा और ज्वार। किसानों की सहायता के लिए किसान लोन्स का प्रयोग किया जाएगा। कृषि स्टार्टअप्स को वित्त पोषण करने के लिए सम्मिश्रित पूंजी से कोष की स्थापना की जाएगी। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट क्रियान्वयन में 9.1 लाख हेक्टेयर भूमि में 62 लाख लोगों को पेयजल, 103 मेगावाट विद्युत उत्पादन लाभ मिल सकेगा। ऐसा ही 5 परियोजनाओं में क्रियान्वयन प्रक्रिया में है। शिक्षा पे क्या है? शिक्षा को लेकर के गुणवत्ताप्रद शिक्षा का सार्वभौमिकरण किया जाएगा। 1 क्लास 1 टीवी चैनल कार्यक्रम को 200 टीवी चैनलों में दिखाया जाएगा। महत्वपूर्ण चिंतन कौशल को उत्प्रेरक शिक्षण परिवेश को बढ़ावा देने के लिए आभासी प्रयोगशालाएं और कौशल परख प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी। एक डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी और जिसमें विश्व स्तरीय गुणवत्ताप्रद सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। डिजिटल टीचर्स के माध्यम से गुणवत्ताप्रद विषय वस्तु उपलब्ध कराई जाएगी। कौशल विकास पर क्या है? ऑनलाइन ट्रेनिंग के बढ़ावा देने के लिए कौशल आजीविका हेतु डिजिटल इकोसिस्टम होगा। ड्रोन एज सर्विस के लिए ड्रोन शक्ति सुविधा स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम लागू किया जाएगा। नेशनल हेल्थ इकोसिस्टम लागू किया जाएगा इसमें। फिर उसके बाद जो है मिशन एकीकृत कार्यक्रम, मिशन शक्ति, मिशन वात्सल, सक्षम आंगनबाड़ी को जोड़ दिया जाएगा। 2 लाख आंगनबाड़ियों को सक्षम आंगनबाड़ी में समन्वय किया जाएगा। ठीक, फिर जो है देख रहे हैं मिशन शक्ति आउटले 2022-23 में ये सब होंगे। सभी समावेशी कल्याण पर ध्यान केंद्रण। हर घर नल से 2022-23 में भारत सरकार का लक्ष्य है कि 3.8 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा। पीएम आवास योजना 2022-23 में 80 लाख घरों का निर्माण पूरा किया जाना है। PMD माइन उत्तर पूर्व में आवश्यकता आधारित अवसंरचना एवं सामाजिक विकास के लिए धन। महत्वाकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम महत्वाकांक्षी जिले में पिछड़े हुए ब्लॉकों के विकास के लिए है। वाइब्रेंट विलेजिस प्रोग्राम विकास में वंचित पूर्व सीमा के गांवों के विकास का लक्ष्य है। डाकघरों द्वारा डिजिटल बैंकिंग 100% डाकघरों में आधारभूत बैंकिंग व्यवस्था। डिजिटल पेमेंट्स अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के द्वारा 75 जिलों में 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट्स की स्थापना होगी। ECLGS को लागू करना और हॉस्पिटलिटी और संबंधित उद्यमों पर विशेष ध्यान है।
CGTMS का पुनरुद्धार है। MSME के कामकाज को बढ़ावा देने, इसमें तेजी के लाना कार्यक्रम अभी लागू किया जाएगा। फिर उत्पादकता और संवर्धन के लिए भारत सरकार क्या करेगी? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और ईज ऑफ लिविंग। तो विश्वास आधारित शासन, IT सेतुओं के माध्यम से केंद्र और राज्य स्थित प्रणालियों का समेकन होगा। परिवेश पोर्टल के क्षेत्र का विस्तार होगा। भू दस्तावेज के IT आधारित प्रबंधन हेतु यूनिक लैंड पोर्टल IT वेरिफिकेशन नंबर जारी होंगे। कंपनियों के स्वैच्छिक समावेशन के लिए CPs की स्थापना होगी। सरकारी अधिप्राप्ति में एंड टू एंड ऑनलाइन सिस्टम और सिक्योरिटी बॉन्ड का उपयोग होगा। SBCG प्रोत्साहन पर कार्यबल। PLI स्कीम के अंतर्गत 5G को समर्थन। उद्योग, स्टार्टअप और एकेडमिया के लिए रक्षा अनुसंधान एवं विकास का प्रारंभ किया जाएगा। ईज ऑफ लिविंग में चिप युक्त पासपोर्ट को जारी किया जाना। भवन उपान नियमों का आधुनिकीकरण। शहरी नियोजन स्कीमों का कार्यान्वयन और संक्रमण उन्मुखी विकास। शहरी नियोजन के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना। शहरी क्षेत्रों में चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के विकल्प के रूप में बैटरी स्वैपिंग नीति को लागू करना। निवेश का वित्त पोषण। 2022-23 में निजी निवेश और मांग को बनाए रखने का सार्वजनिक निवेश किया जाएगा। 2022-23 में RBI द्वारा डिजिटल रुपए का संचालन किया जाएगा। डाटा सेंसर्स, एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के लिए संरचनात्मक स्थिति संसाधनों को जुटाया जाएगा। इसमें उद्यम पूंजी निजी इक्विटी निवेश होगा। हरित अवसंरचना के लिए होगा, उद्यमान क्षेत्रों के लिए। फिर राज्यों और अधिक वित्तीय गुंजाइश प्रदान किया जाएगा इसके माध्यम से। कर प्रस्ताव जो है कुछ उस तरह के नए बदलाव तो नहीं है। फिलहाल गलतियों को ठीक करने के लिए करदाताओं को 2 वर्ष के भीतर अद्यतन रिटर्न दायर करने की अनुमति देना इसका लक्ष्य है। आय या लाभ पर लगने वाले किसी भी सरचार्ज उपकर को व्यापारिक व्यय न माना जाना। तो इसमें कोई उस तरह का बहुत विशेष बदलाव नहीं दिया गया है। फिलहाल ये स्थिति आपको देखना बहुत जरूरी है कि भारत सरकार जो है कहाँ से आय कितना प्राप्त करने जा रही है और किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा निवेश करने का लक्ष्य है। तो आपको बता दूं कि जो इनकम टैक्स है और कॉर्पोरेट टैक्स है और GST है, तो इस वर्ष आय में नंबर 1 पहला स्थान जो है आपका GST का आ रहा है, जिसमें भारत सरकार को कितनी आय प्राप्त हो रही है। तो भारत सरकार को लगभग इससे 16% आय प्राप्त हो रही है। तो GST नंबर 1 है भाई। दूसरे नंबर पे आपका है इनकम टैक्स जो है दूसरे नंबर पे इनकम टैक्स है। और दूसरे नंबर तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इनकम टैक्स है ये भी दूसरे नंबर पे है और इधर कॉर्पोरेट टैक्स भी 15% की हिस्सेदारी में है। फिर इसके बाद जो है आपका यूनियन एक्साइज ड्यूटी है 7%। फिर इसके बाद जो है कस्टम और नॉन टैक्स रेवेन्यू ये 5% है और नॉन डेप्ट कैपिटल रिसिप्ट 2% है और अदर में 35% भारत सरकार को आय प्राप्त हो रही है। देखो बजट रुपए कहाँ जाएंगे ना, व्यय कहाँ पर होगा। तो व्यय के मदों में आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा व्यय कहाँ पर होने वाला है, तो ये है इंटरेस्ट पेमेंट में, ये हमेशा नंबर 1 रहता है। ब्याज अदायगी में 20%। फिर उसके बाद जो है 17% हिस्सेदारी है स्टेट शेयर की। और जो करों और शुल्कों में जो राज्यों की हिस्सेदारी है वो है 17%, यानी दूसरे नंबर पे है। फिर उसके बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो स्कीम है, राज्य केंद्र प्रायोजित जो योजनाएं हैं केंद्र क्षेत्र की, उसमें 15% जो है। फिर उसके बाद जो है आपका जो व्यय होने वाला है वो है फाइनेंस एंड कमीशन एंड अदर ट्रांसफर। जो वित्त आयोग की सिफारिशें हैं उनके आधार पर राज्यों को जो पेमेंट होगा वो 10% दिया जाएगा। फिर इसके बाद सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, जो केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य दोनों के सहयोग से चलती हैं, इसमें 9% निवेश है।
फिर इसके बाद जो है सब्सिडी में आपका 8% है, डिफेंस में भी 8% है और पेंशन में कुल 4% है, अदर एक्सपेंडिचर 9% है। तो इसमें भी नंबर 1 जो है आपका ब्याज अदायगी। तो बजट आप एक नज़र में इस रूप में भी देख सकते हैं, हालांकि ये रेवेन्यू बेसिस पर है, कैपिटल रेवेन्यू और इस बेसिस पर। तो जो 2022-23 में आपका ये दिखाया जा रहा है, ठीक। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो रेवेन्यू रिसिप्ट जो है आपका 22 करोड़ रुपए दिखाया जा रहा है और इधर कैपिटल 1740,487, ठीक। तो इधर आपका जो है एक्सपेंडिचर 31,94,663 और इधर आपका है 2022 में 1,67,68,899। तो ये जो है स्थिति है आपके प्रमुख योजनाओं के लिए आवंटन। प्रमुख योजनाओं में आवंटन कौन कितना मिला है भाई? तो देखिए, नेशनल हेल्थ स्कीम में जो 2021-22 में 34,947 करोड़ रुपए था, उसमें वृद्धि करके जो है 37,800 करोड़ रुपए जो है इस बार व्यय का प्रावधान है। जल जीवन मिशन में 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे, जो कि 2021-22 में 45,011 करोड़ रुपए था। नेशनल एजुकेशन स्कीम मिशन, राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, इसमें जो है 2021-22 में 30,976 करोड़ रुपए का लक्ष्य था। 2022-23 में जो है इसमें 39,563 करोड़ रुपए है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में कुल 14,000 करोड़ रुपए का लक्ष्य था 2021-22 में, इस बार है 19,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश किए जाएंगे। पीएम किसान स्कीम में जो है 67,500 करोड़ रुपए निवेश किया गया था 21-22 में। अब ये जो है 68,000 करोड़ रुपए इसमें निवेश होगा। फिर जो है आप देखिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, तो आत्मनिर्भर रोजगार योजना में 5,000 करोड़ रुपए लक्ष्य था पिछले 21-22 का, इस वर्ष 6,400 करोड़ रुपए। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना, इसके तहत जो है पिछले वित्तीय वर्ष में 7,400 करोड़ रुपए थे, अब इस वित्तीय वर्ष में 10,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मंत्रालय वार आवंटन आप देख सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन को दिए गए हैं 1,05,406 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइज के लिए 1,07,715.38 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के लिए 1,32,513 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के लिए 1,38,203.63 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज के लिए 1,40,367.13 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी गृह मंत्रालय को 1,85,776.55 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे को 1,99,107.71 करोड़ रुपए और मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स एंड फूड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन को 2,17,684.46 करोड़ रुपए और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो है 5,25,166.15 करोड़ रुपए। तो ये जो है बजट का समरी रहा है और जिस पर हम लोगों ने डिस्कस किया और बजट की मुख्य बातें क्या क्या रही हैं, इन सब की बातें की। एक और भी वीडियो हम आपको देंगे छोटा सा बजट के विशेषताओं को लेकर के। तो ये बजट का वीडियो कैसा रहा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ज़रूर ये उपयोगी होगा, साबित होगा और आप इसको एक बार 2 बार जो है ज़रूर देखने का कार्य करेंगे। तो आज के लिए भाई मेरे इतना ही, फिर हम मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।